जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डेटा टाइप की बात करी थी और इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये तमाम डेटा रिमूव कर दूं और रिमूव करने के बाद अब हम इसमें ऑपरेटर की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग में भी ऑपरेटर्स कर दूँ और एक H2 की हेडिंग लेता हूँ। उसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटर जो हैं वो जो मैथ के ऑपरेटर हैं, यानी मैथ में जो साइन होते हैं प्लस माइनस इज इक्वल टू डिवाइडेड, इसके जो साइन होते हैं ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर में होते हैं। तो प्लस का जो साइन है ये एडिशन कहलाता है और इसका जो माइनस का साइन है इसको हम यहाँ पे कहते हैं सब्सट्रैक्शन। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद डिवाइडेड का साइन है, इसको हम कहते हैं डिवीजन। और परसेंटेज के साइन को हम कहते हैं मॉड्यूल्स। इसके बाद डबल प्लस का जो साइन होता है इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट। और डबल माइनस का जो साइन होता है इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट। और ये तमाम ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। तो अब इसको हम वन बाय वन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेटर को करते हैं। वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 प्लस 5। ये प्लस नहीं है, मैं प्लस कह रहा हूँ उसको, लेकिन प्लस नहीं है बल्कि एडिशन है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स वेरिएबल आ गया। तो अब ये एक्स वेरिएबल को हमने असाइन किया है 10 एडिशन 5। तो अब ये देखें इसका आंसर क्या होगा, वही मैथ का जो आंसर होगा वही इसमें होगा 15। शायद फाइल सेव नहीं हुई जी। अब ये देखिए इसको 15, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन का ऑपरेटर इस्तेमाल करें तो ये आंसर होगा 5, और अगर मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करें तो आंसर होगा 50। ये तो, और डिवाइड का करें तो ये होगा 2, और अगर मॉड्यूल्स करें तो आंसर होगा आई थिंक 0। मॉड्यूल्स क्या करता है एक्चुअली, मॉड्यूल जो है वो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में तकसीम करके जो आंसर आता है, जो बचता है, वो उसमें को दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ 26 और यहाँ कर देता हूँ 6। तो अब ये मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करेगा, ये दो नंबरों के दरमियान तकसीम के बाद बचने वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए इसने दो को रिटर्न कर दिया। तो इसने 6 को 4 से डिवाइड करा, 6 4 24 आया, और उसके बाद जो 2 बचा वो 2 इसने यहाँ पे रिटर्न हमें ब्राउज़र में दे दिया है। ठीक है, ये हो गया मॉड्यूल का काम। अब ये हमारे पास सब होगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो भी इसी में आते हैं, और अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपने ऑपरेंड क्या कहलाता है, ये जो 6 है, ये जो हमारे पास बीच में है इसको हम ऑपरेटर कहते हैं, और जो हमारे पास ये वैल्यू है 26 और 6 ये ऑपरेंड कहलाती है। ऑपरेटर की वैल्यू को ऑपरेंड कहते हैं, और ये जो ऑपरेंड है इसको राइट ऑपरेंड कहेंगे, और ये जो ऑपरेंड है इसको लेफ़्ट ऑपरेंड कहेंगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वो अपने ऑपरेंड की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देता है। सही है, और अगर इसे ऑपरेंड से पहले लगाएंगे तो ये हमें 1 के इजाफे के साथ वैल्यू देगा, और अगर इसे ऑपरेंड के बाद लगाएंगे तो ये हमें असल वैल्यू देगा, बाद में 1 का इजाफा करेगा। अब हम दोनों की मिसाल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल ए असाइन किया 0 से, और वेरिएबल बी को असाइन करता हूँ मैं 10 से। ठीक है, और यहाँ पे मैं
करता हूँ वेरिएबल ए इज़ इक्वल टू बी प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट का साइन मैंने यहाँ पे लगाया। और अब मैं कॉल कराता हूँ ए को, ए की वैल्यू को जो है वो प्रिंट कराऊँगा। तो अब इसका जवाब क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, यानी ए को हमने पहले असाइन करा है 0 और बी को असाइन करा है 10। यहाँ पे हम ए को वैल्यू दे रहे हैं बी की और उसके बाद उसमें प्लस प्लस का साइन कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद ये इस तरह वाज़ेह हो जाएगा आपको कि ए और बी दोनों को मैं यहाँ पर लूँ। तो ये देखिए कि पहले इसने ए की रकम, ए की वैल्यू को लिया, ए जो है वो 10 हो गया, बी को लिया और बाद में हमने इसको बी को कॉल कराया, बी तो यही है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 11 हो चुकी है। ये देखें, ये 10 और 11 जो आ रहा है, इसको अगर मैं इस तरह से पूरा स्टेटमेंट इसका एक लिख दूँ, वेरिएबल ए इज़ इक्वल टू, ये मैं कॉन्कटेशन है लगा रहा हूँ, ये मैं आपको आगे बताऊँगा कॉन्कटेशन ये क्या होता है। और इसके बाद वेरिएबल बी इज़ इक्वल टू डी के। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके अब हम देखें तो आपको वाज़ेह होगा। देखिए वेरिएबल ए जो है वो बराबर है 10 के और वेरिएबल बी जो है अब उसकी वैल्यू हो गई है 11, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो प्लस प्लस का साइन हमने लगाया है पहले, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ये जो हमने यहाँ पे साइन लगाया है, यानी वैल्यू बी प्लस प्लस, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। और इसी तरीके से अगर प्लस प्लस का साइन पहले आ जाए तो इसको कहेंगे प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर डिक्रीमेंट होगा तो वो जो यहाँ पे माइनस का निशान होगा तो वो पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा और वो प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो सेम इसी तरह अब हम इन्हीं चीज़ों को लेते हैं और प्लस का निशान यहाँ के बजाय यहाँ कर दें, तो अब वैल्यू क्या होगी, अब वैल्यू ए इज़ इक्वल टू 11 के और बी इज़ इक्वल टू 11। ये देखिए अब a इज़ इक्वल टू 11 क्यों, क्योंकि वो ऑपरेंड जो इंक्रीमेंट है वो पहले आ रहा है, तो इसने a की वैल्यू में पहले 1 का इजाफा कर दिया और उसके बाद b की वैल्यू ली 11 कर दी और b वो तो ऑलरेडी 11 हो ही गया है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से हम डिक्रीमेंट को भी देख लेते हैं कि सेम यही रूल जो है वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में है, और बस ये इसमें इतना फ़र्क है कि ये 1 के इजाफे की जगह 1 को माइनस कर देगा, और अगर ऑपरेंड से पहले लगाएंगे तो हमें 1 को मनफी करके वैल्यू देगा, और अगर ऑपरेंड के बाद लगाएंगे तो हमें असल वैल्यू के बाद 1 को माइनस करके देगा। तो अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो अब ये क्या वैल्यू देगा, ये 10, यहाँ पे a की वैल्यू देगा 9 और a की वैल्यू ही देगा 10 और b की वैल्यू ही देगा 9। देखा ऑपरेंड a जो है वो इज इक्वल टू 10 और वेरिएबल b जो है वो 9 है। इसी तरह अगर इसको हम शुरू में लगाएं तो यहाँ पे ये a की वैल्यू देगा 9 और b को देगा 9, ठीक है। तो ये भी पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट है। तो अब हम बात करते हैं कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर की। अभी तो ये हमारे पास था अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, और अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। मैं यहाँ पे कुछ H3 में ऑपरेटर्स लिख भी देता हूँ, प्लस माइनस, और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो सेम ये चीज़ ले लेते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर पर हमारे पास कितने ऑपरेटर होते हैं,
असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले तो हमारे पास ऑपरेटर होता है एक ये जो हम अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दूसरा ऑपरेटर हमारे पास ये होता है जिसको हम ऐड एंड असाइनमेंट कहते हैं। तीसरा ऑपरेटर हमारे पास ये होता है जिसको हम सब्सट्रैक्ट एंड असाइनमेंट कहते हैं। चौथा ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट होता है। पांचवा ऑपरेटर हमारे पास डिवाइड एंड असाइनमेंट होता है। छठा हमारे पास मॉड्यूल्स एंड असाइनमेंट होता है। तो अब हम यहाँ पे इसको ज़रा देखते हैं कि इसको मिटा रहा हूँ मैं सब। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेरिएबल में लेता हूँ ए, इसको वैल्यू देता हूँ 33 या असाइन करा, और वेरिएबल मैंने लिया बी, इसको असाइन करा 10। ठीक है, अब देखिए कि मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जिसको मैं देता हूँ रिज़ल्ट नाम, और उसको मैं यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो असाइन करता रहूँगा। और यहाँ पे अब जो मैं कॉल कराऊँगा, जो प्रिंट कराऊँगा पेज पर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिज़ल्ट। अब मैं यहाँ पे सिर्फ जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, बाकी रिज़ल्ट ये सब चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगी। तो इसके लिए मैं ये कर लेता हूँ कि ब्राउज़र को भी ओपन करके रखता हूँ ताकि आप हाथ के हाथ देखें। ये देखिए ए की वैल्यू है 33, ए को असाइन करा है हमने, और बी को असाइन करा है हमने 10 से। लेकिन रिज़ल्ट के अंदर हम असाइन कर रहे हैं ए इज़ इक्वल टू बी, कि ए जो है वो असाइन हो जाए बी के। तो अब ए की वैल्यू 10 हो गई है, और रिज़ल्ट के जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को हमने प्रिंट करवाया, तो रिज़ल्ट के वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, तो इसका असाइनमेंट का ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, यानी ये ए को बी के बराबर कर रहा है। जो ए की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है, उसको ये ए को दे रहा है। ठीक है, अब हम इससे पहले अगर प्लस लगा दें तो ये बन जाएगा ऐड एंड असाइनमेंट। इसमें क्या होगा कि ये ए को बी की वैल्यू ऐड करके इसे असाइन करेगा, यानी इसमें बी की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, और फिर आंसर ए की तो अपनी वैल्यू है 33, उसके अंदर बी की वैल्यू भी मिल जाएगी, और फिर ये रिज़ल्ट को असाइन कर देगा, यानी रिज़ल्ट का अब आंसर होगा 43। इसको सेव करें, सेव कर देखें तो आंसर हुआ 43। ठीक है, और इसी तरीके से सेम इसको प्लस के बजाय हम माइनस करें तो अब क्या होगा कि ये ए में से बी को माइनस करके वैल्यू ए को दे देगा, यानी ये ए में से ए है 33, इसमें से बी की वैल्यू को माइनस करेगा 10, इसको माइनस करके, और फिर जो वैल्यू होगी 23 वो ये ए को दे देगा, और यहाँ पे 23 होगा रिज़ल्ट। यहाँ पे आंसर में हमारे पास आएगा 23। देखिए आंसर में हमारे पास आ गया 23। ठीक है, और इसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में भी ये क्या करेगा कि ए को बी से मल्टीप्लाई करके ज़रब करके वैल्यू असाइन कर देगा रिज़ल्ट को, यानी ए 33 को ज़रब देगा बी से, और फिर जो वैल्यू होगी वो ए को वापस कर देगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 330 इसकी वैल्यू बन गई। और अब हम यहाँ पे डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो डिवाइड क्या करेगा कि ये भी ए को बी से तकसीम करके जो वैल्यू बचेगी वो ए को असाइन कर देगा। तो ये देखिए 3.3 हो गई। और इसी तरीके से मॉड्यूल जो है वो भी ए को बी से तकसीम करके जो बचेगा वो वैल्यू ए को असाइन कर देगा। ये देखिए 3 हो गई। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो चुका है। अब हमारे पास एक ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, मैं इन सबको मिटा रहा हूँ और फिर कंपैरिजन ऑपरेटर की हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। ये कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ, और इसको करा मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर।
कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास कितने ऑपरेटर होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास एक ऑपरेटर ये होता है और एक ऑपरेटर हमारे पास ये होता है, एक ऑपरेटर हमारे पास ये होता है, एक ऑपरेटर हमारे पास ये होता है, एक ये फिर एक ये और एक ये। ठीक है, आप परेशान ना हो कि ये क्या इतना सारा क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो एक्चुअली ये जो हमारे पास ऑपरेटर है ये है इक्वल टू। हम मैथ में जो पढ़ते हैं इस साइन को इक्वल टू, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इक्वल टू नहीं बल्कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और इक्वल टू ये है। डबल असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल टू कहा जाता है और ये जो ट्रिपल असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको भी इक्वल टू कहा जाता है, लेकिन ये इक्वल टू प्लस टाइप इक्वल टू टाइप, यानी इसकी टाइप भी सेम हो और वो भी सेम हो। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके सब बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर वही मिसाल, वेरिएबल a इज इक्वल टू 33, वेरिएबल b इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे रिज़ल्ट इज इक्वल टू a और फ़िलहाल साइन b से करता हूँ। उसके बाद इसको डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरिएबल दे दूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिज़ल्ट, तो क्या 10 आ गया। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, अभी मैंने कोई ऑपरेटर इस पर नहीं लगाया, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर दिया हुआ खाली इसको। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे डबल इज इक्वल टू हम लगा रहे हैं, तो यानी कि ये बना है इक्वल टू, ये हमारे पास है इक्वल टू, इसको हम कहेंगे इक्वल टू। तो ये क्या कर रहा है कि ये ए को बराबर कर रहा है बी के, ए को इज इक्वल टू कर रहा है बी के, ए की वैल्यू है 33 लेकिन ये बी को इसको इज इक्वल टू कर रहा है, तो ये बी जो है वो 10 हो गया। तो ये यहाँ पे इसलिए ए जो है वो 10 हो रहा है और वो ए असाइन हो रहा है रिज़ल्ट को। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं ट्रिपल इज इक्वल टू, तो ये आइडेंटिकल ऑपरेटर के आइडेंटिकल कहलाता है। आइडेंटिकल मतलब यानी कि इक्वल एंड ऑफ सेम टाइप, इक्वल भी हो और सेम टाइप भी हो, ए बी के इक्वल भी हो और ए और बी की टाइप भी सेम हो, तो फिर ये इसको वैल्यू देगा। ठीक, ये इसको फॉल्स कर रहा है। यानी ये इसमें कहता है कि ए जो है वो उसकी ए की जो है वो टाइप भी बी के बराबर हो, उसकी वैल्यू भी बराबर हो और उसका जो टाइप है वो टाइप भी उसके बराबर हो। तो हम यहाँ 33 करेंगे तो अब ये देखिए ट्रू हो गया, क्योंकि अभी वैल्यू भी बराबर है और टाइप भी बराबर है। लेकिन अगर 33 से 32 कर देंगे तो अब वैल्यू इसकी बराबर नहीं है। ठीक है, और वैल्यू इसकी बराबर नहीं है लेकिन टाइप बराबर है, लेकिन फिर भी ये इसको फॉल्स करेगा। और 33 कर दें तो अब ये इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, तो हम वापस इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर बचता है वो है नॉट इक्वल टू। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इसको अंदर इसको नॉट कहते हैं। नॉट इक्वल टू यानी बराबर ना हो, ए बराबर ना हो बी के, इसका ये मतलब है। तो ये ट्रू देगा। ये जो ऑपरेटर है ना, मैं ये सारे के सारे में या तो ट्रू या फॉल्स यानी बुलियन वैल्यू हमें देते हैं ये। तो ये ए हम कह रहे हैं इसको कि रिज़ल्ट की वैल्यू है ए बराबर ना हो बी के, तो ये ट्रू दे। तो अब ये ए बराबर नहीं है बी के, अगर इनमें से किसी भी वैल्यू को बराबर कर दें, यानी ए को या तो 10 कर दें या बी को 33 कर दें, तो ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, और वापस इसको 10 कर दें, 33 के अलावा कोई भी वैल्यू दे दें तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि हम इसको करें कि ए
नॉट इक्वल टू बी। इसी तरीके से हम इसके बाद हमारे पास जो चौथा ऑपरेटर है वो है ये वाला, और इसको हम कहते हैं नॉट आइडेंटिकल। वो आइडेंटिकल है और ये नॉट आइडेंटिकल है। तो इसमें यानी इसकी वैल्यू भी एक साथ एक जैसी ना हो और इसकी टाइप भी एक जैसी ना हो। सही है, वैल्यू तो एक जैसी नहीं है। यहाँ पे 33 कर दें तो ये अब फॉल्स करेगा, सही। और उसमें वो 33 पे फॉल्स कर रहा था, यहाँ पे 33 पे ट्रू कर फॉल्स कर रहा है। इसको यहाँ पे 10 कर दें तो अब ये यहाँ पे ट्रू कर रहा है, और उसमें जो है वो 10 पर 33 के अलावा पे फॉल्स कर रहा था, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए जो है वो इक्वल ना हो और ना उसकी टाइप इक्वल हो बी के, ठीक है। दोनों में से कोई चीज़ इक्वल ना हो। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर बचता है ग्रेटर देन का, यानी ग्रेटर देन हम इसको कह रहे हैं कि ए बड़ा हो बी के, ठीक है। ए की वैल्यू है 33, बी की वैल्यू है 10, और रिज़ल्ट इज इक्वल टू, रिज़ल्ट को असाइन कर रहे हैं कि ए बड़ा हो बी से, तो रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये देखिए हमारे पास ट्रू दे रहा है क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। इसकी पहचान क्या है कि जहाँ पे इसका मुंह खुला हुआ है ज़्यादा बड़ा ग्रेटर देन का, अगर मैथ में आपने पढ़ा है ग्रेटर देन लेस देन तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं वो है तो इसकी पहचान है कि ये है कि जहाँ पे मुंह खुला हुआ है तो इसको हम कह रहे हैं कि ए बड़ा हो, और जहाँ इसका मुंह छोटा हो रहा है बी का तो उसको हम कह रहे हैं कि वो छोटा हो, ठीक। और लेस देन की बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए जो है वो लेस देन हो बी के, तो ये हमें फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो तो 33 वैल्यू है और बी जो है वो छोटा है वो 10 है, तो ये यहाँ पे हमें फॉल्स देगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू के ए जो है वो या तो बी से बड़ा हो या बी के बराबर हो, तो यहाँ पे भी ये ट्रू देगा क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है या बराबर है। और अगर इसको हम लेस देन कर दें तो अब हम कह रहे हैं कि ए छोटा हो बी से या फिर बी के बराबर हो, तो अब ये यहाँ पे हमें फॉल्स देगा, ठीक। उम्मीद है मेरे को कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर बचता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं कि ये हमारे को जिस तरह इन्होंने बुलियन वैल्यू दी है ट्रू और फॉल्स की, इसी तरीके से वो भी हमें बुलियन की वैल्यू देते हैं ट्रू और फॉल्स में, और ये जो है वो कंडीशन को एक तरह ज़ाहिर करते हैं कंप्रेशर, और वो जो है वो एक्सप्रेशन को ज़ाहिर करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो एक्सप्रेशन को अंदाज़ा लगाकर ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है वो रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक ट्रू और फॉल्स का। लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास एक ऑपरेटर होता है ये, इसको कहते हैं एंड। एक ऑपरेटर हमारे पास होता है ये, इसको कहते हैं और एक ऑपरेटर हमारे पास होता है ये, इसको कहते हैं नॉट, ठीक है। ये कहलाता है एंड, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इज इक्वल टू एंड और ये इज इक्वल टू और इज इक्वल टू नॉट, ठीक है। इसको और कहते हैं और इसको नॉट कहते हैं, और ऊपर वाला जो है वो एंड है। तो अब इसी मिसाल में हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी मैं वैल्यू इसकी चेंज कर देता हूँ। इसको ट्रू के बजाय 33 के बजाय इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, और इसको 10 के बजाय मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे रिज़ल्ट को बराबर कर रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि ए और बी, तो ये इसने फॉल्स कर दिया। क्यों? क्योंकि ए वो ट्रू है और बी फॉल्स है, तो दोनों बराबर नहीं है। हमने बोला ए और बी दोनों जो हैं वो बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों। एंड हमें ये बताता है कि अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तो रिटर्न जो है वो ट्रू करेगा, सॉरी,
हमने यहाँ पे ये करा और रिटर्न हमारे पास जवाब जो है वो फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है वो हमें ये जाहिर करता है कि अगर दोनों ऑपरेंड यानी ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी जो है वो ट्रू होना चाहिए, तो फिर रिटर्न जो है ये ट्रू करेगा। अगर यहाँ पे हम बी को भी ट्रू कर दें तो अब इसका जवाब देखिए ये ट्रू शो कर रहा है और वापस इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये फॉल्स शो कर रहा है। अगर इसी तरीके से हम इसमें ऑपरेटर ये इस्तेमाल करें और का, तो अब ये हमसे ये बोल रहा है कि अगर एक ऑपरेंड भी, हम इसको ये कह रहे हैं कि एक ऑपरेंड भी ट्रू होगा तो रिटर्न ट्रू करो। तो अब इसमें देखिए ए जो है वो ट्रू है, ठीक है, तो ये ट्रू दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ए को भी फॉल्स कर दूँ, दोनों फॉल्स हो गए, तो ये फॉल्स आ गया। अब हमारे पास तीसरा ऑपरेटर बचा है नॉट का, और नॉट का जो ऑपरेटर है वो हमें ये कहता है कि अगर ऑपरेंड ट्रू होगा तो रिटर्न फॉल्स करेगा, और अगर ऑपरेंड फॉल्स होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा। यानी ये थोड़ा सा अपोजिट चलता है। तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसे है। इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि डायरेक्ट हम इसमें लिखते हैं। अब इसको हम बंद कर रहे हैं और डायरेक्ट हम यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, कि इसको हम कह रहे हैं कि नो नॉट क्या ना हो, ए और बी, ए एंड बी एक जैसे ना हो, यानी ए और बी जो है वो ट्रू ना हो। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इसने ट्रू शो कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों फॉल्स आ रहे हैं, ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है। हमने इसको कहा है कि ये फॉल्स ना हो, ट्रू ना हो। ना हो क्या ना हो? ट्रू ना हो, ए और बी ट्रू ना हो, तो ये इसने ट्रू शो कर दिया। अब अगर यहाँ पे हम ट्रू करेंगे तो ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ए भी ट्रू ना हो। नोट लगाने का मतलब ये है कि ए भी ट्रू ना हो, बी भी ट्रू ना हो, तो ये फॉल्स शो करेगा। यहाँ पे फॉल्स शो कर दिया। क्यों? क्योंकि ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक जो ऑपरेटर बचता है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या है कि ये एक वेरिएबल के अंदर ही अपना पूरा काम कर लेता है, और इसका एक सिंटैक्स है एक्चुअली। कंडीशनल ऑपरेटर, और इसका जो सिंटैक्स है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वेरिएबल इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन आएगी, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, और फिर उसके बाद वैल्यू 1 और यहाँ पे वैल्यू 2। यस, एक्चुअली हमारे पास इफ़ एल्स का एक, हम आगे भी पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अभी हम आगे इफ़ एल्स की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको यहीं पर इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं, इस वेरिएबल को एज का नाम देके असाइन कर रहा हूँ 10 से। ठीक है, अब एक वेरिएबल लिया इज़ एडल्ट यानी बड़े हो, तो यहाँ पे कंडीशन लग रही है। ये हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल को हमने नाम लिया इज़ एडल्ट यानी क्या बड़े हो। ठीक है, और उसको कंडीशन हम यहाँ पे ब्रैकेट में दे रहे हैं। यहाँ पे इसको हम कंडीशन दे रहे हैं कि एज लेस देन यानी छोटा हो किससे? 18 से। एज है उसकी 10, 18 से छोटा हो तो क्वेश्चन मार्क। तो क्या करो, तो यहाँ पे अब हम इसको वैल्यू देंगे, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं टू यंग। ठीक है, उसके बाद कॉलन, और फिर हम इसको यहाँ पे वैल्यू देंगे आखिर में सेमी कॉलन के ओल्ड इनफ। तो अब ये देखिए, ये इफ़ एल्स की कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशनल ऑपरेटर में भी आता है। इसको ज़्यादातर लोग बताते नहीं हैं, लेकिन चूंकि एक चीज़ है तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे एज है
10। यहाँ पे हम उससे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या बड़े हो, इस एडल्ट, एज होनी चाहिए छोटी 18 से, तो ये कहेगा कि टू यंग, कि आप बहुत छोटे हैं। और अगर एज बड़ी होगी 18 से तो ये बोलेगा ओल्ड इनफ, यानी आप बड़े हैं। तो अब ये देखिए एज चूँकि छोटी है तो यहाँ पे टू यंग का मैसेज आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, मैंने इसको document.write पे प्रिंट नहीं करवाया, यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा इस एडल्ट को। तो यहाँ पे ये टू यंग लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे एज में इसकी कर देता हूँ 18, तो देखिए ओल्ड इनफ लिखा हुआ आ गया। और अगर यहाँ एज की वैल्यू में कर देता हूँ 17, तो ये देखिए टू यंग लिखा हुआ आ गया, टू यंग। तो हो सकता है कि ये अभी आपको समझ में ना आई हो, जब हम इफ़ एल्स की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगी। तो ये इस इफ़ एल्स का समझ लें शॉर्ट फॉर्म है इफ़ एल्स की है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर बचता है वो है स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जो कि मैंने इस्तेमाल करा था, जिसको कॉनकैटेनेशन कहते हैं। तो प्लस का साइन है, उसमें हम क्या करते हैं ये भी मैं यहाँ बता ही देता हूँ आपको लिख के। इसको स्ट्रिंग ऑपरेटर भी कहते हैं और इसको मुख्तसर सा नाम भी दे दिया है कि कॉनकैटेनेशन, और इसका साइन है ये, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। और अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ S1, असाइन करता हूँ आई एम लर्निंग, ठीक है। दूसरा वेरिएबल लेता हूँ S2, इसको असाइन करता हूँ जावास्क्रिप्ट विथ फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर, ठीक है। और अब इसको मैं वेरिएबल S1 को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये देखिए आई एम लर्निंग लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे अब मैं 2 कर दूँ तो लिखा हुआ आ जाएगा जावास्क्रिप्ट विथ फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि S1 और S2 एक साथ आ जाएं, यानी ये जो पूरा जुमला लिखा हुआ है ये एक साथ हो, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट विथ फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर इस तरह आ जाए। तो मैंने S1 S2 लिखा, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा। कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया, सही है, क्योंकि ये एक एरर है और वो एरर बाद में देखेंगे किस तरह से देखा जाता है। तो अब इन दोनों स्ट्रिंग्स को, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, तो इन दोनों स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए हमें कॉनकैटेनेशन यानी प्लस का जो साइन है स्ट्रिंग ऑपरेटर कॉनकैटेनेशन, वो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा प्लस। सेव करा, सेव करके अब हम करेंगे तो ये पूरा सेंटेंस बन के आ जाएगा आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट विथ फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ तो ये फिर यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट विथ फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर, ठीक है। इसको कहते हैं कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर, ठीक। तो ये तमाम जो जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर थे वो तमाम के तमाम ऑपरेटर यहाँ पे हमें आ गए हैं और इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अब अगली वीडियो में जो है वो हम इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं। जब हम इफ़ स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर था ये भी आई होप कि आपका अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।